राजकीय कला महाविद्यालय कोटा के बीए पार्ट थर्ड के हिंदी साहित्य के सभी छात्रों का एक बार हम इस कक्षा में फिर स्वागत करते हैं। छात्रों, हम जो आपका जो पाठ्यक्रम है और जो दूसरा पेपर है नाटक और निबंध, इसमें जो आपका पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है उसके अंतर्गत हम नाटक विधा पर बातचीत कर रहे हैं, प्रकाश डाल रहे हैं। पिछली कक्षा में भी हमने आपको ये बताने का प्रयास किया था कि नाटक का जन्म कैसे हुआ। इसको लेकर के अलग अलग प्रकार के जो मत हैं उन पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश की। कुछ लोगों का मानना है कि नाटक धार्मिक उत्सवों की देन है, कुछ लोग मानते हैं कि तीज त्योहारों की देन है, कुछ लोग मानते हैं कि ऋतु परिवर्तन के दौरान देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जब नाच गान होता है तभी से नाटकों का जन्म हुआ है। अधिकतर विद्वानों का ये मानना है कि जो भरत मुनि जी ने जो तथ्य प्रकट किए थे उनके अनुसार कि नाटक का जन्म ब्रह्मा जी द्वारा हुआ है। उन्होंने चारों वेद से चारों तत्व लेकर नाट्य विधा का निर्माण किया है। इसी से ज़्यादातर लोग सहमत है। आज हम बात करेंगे जो नाटक की संरचना है उसमें कौन कौन से तत्वों का योगदान रहता है। नाटक के तत्वों पर हम प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। छात्रों, प्राचीन भारतीय नाट्य शास्त्रियों ने नाटक के 3 तत्व माने हैं और ये तो आपको पता ही है कि नाटक साहित्य का सर्वश्रेष्ठ अंग है। नाटक साहित्य का सर्वश्रेष्ठ अंग है और प्राचीन भारतीय नाट्य शास्त्रियों ने, ध्यान से सुनिएगा छात्रों, प्राचीन भारतीय नाट्य शास्त्रियों ने नाटक के 3 तत्व माने हैं। यानी नाटक का निर्माण 3 तत्वों से हुआ है। एक है कथावस्तु, दूसरा है नायक या पात्र। एक है कथावस्तु, दूसरा है नायक अथवा पात्र। कोई नायक को ही पात्र कहा जाता है, पात्र को ही नायक कहा जाता है, तो नायक अथवा पात्र। और तीसरा है आनंद, रस। तीसरा है रस। पहला कथावस्तु, दूसरा पात्र और तीसरा रस। यह है प्राचीन भारतीय नाट्य शास्त्रों के अनुसार, यानी कि 3 तत्वों का होना आवश्यक है नाटक विधा के निर्माण में। यानी नाटक के सृजन में 3 तत्वों का होना आवश्यक है। ये प्राचीन भारतीय नाट्य शास्त्रियों का मत है। लेकिन पाश्चात्य नाट्य शास्त्री नाटक विधा के लिए 6 तत्वों का होना आवश्यक मानते हैं। पाश्चात्य नाट्य शास्त्रियों के अनुसार नाटक में 6 तत्वों का होना आवश्यक है, जिसमें से पहला है कथावस्तु। वस्तु, कथावस्तु और कथानक एक ही बात है। वस्तु तो पहला तत्व है वस्तु, कथावस्तु अथवा कथा। दूसरा है इसका पात्र। तीसरा है उद्देश्य, फिर शैली। इसके अलावा कथोपकथन। ऐसे करके 6 तत्व इसमें पाश्चात्य नाट्य शास्त्रियों के अनुसार 6 तत्वों का होना आवश्यक है। और वो जो 6 तत्व है मैंने अभी आपको बताए थे। 6 तत्व है आपकी कथावस्तु है, पात्र है, संवाद है, देशकाल, शैली और उद्देश्य। यहां आप एक चीज और देखेंगे, जो ये 6 तत्व हैं जो पाश्चात्य नाट्य शास्त्रियों ने जो बताए हैं, ये जो 6 तत्व हैं जो प्राचीन भारतीय नाट्य शास्त्री थे उन्होंने जो 3 तत्व बताए थे उन्हीं के अंतर्गत समाहित हो जाते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो जो 3 तत्व हैं प्रमुख रूप से, उन 3 तत्वों में ही ये 6 तत्व समाहित हैं। उद्देश्य की बात करें, उधर रस की बात है। रस का मतलब है आनंद। और नाटक का उद्देश्य क्या होना चाहिए? इसी तरह से कथावस्तु है, पात्रों का होना आवश्यक है, मतलब और पात्रों के उसमें ही कहानी चलती है। तो मतलब जो ये और भाषा के बिना तो अभिनय नहीं है। तो कहने का मतलब
जो ये 6 तत्व हैं वो उन तीनों तत्वों में समाहित है। आप ये कह सकते हैं कि उन 3 तत्व जो प्राचीन भारतीय नाट्य शास्त्री थे, प्राचीन भारतीय नाट्य शास्त्री थे जिन्होंने 3 तत्व नाटक निर्माण के लिए आवश्यक माने थे, उन्हीं 3 तत्वों में जो पाश्चात्य नाट्य शास्त्रियों ने जो 6 तत्व बताए हैं वो उसी में समाहित हो जाते हैं। क्लियर है? अब आप देखिए, अच्छा अगर हिंदी नाटकों की बात करें तो 20वीं शताब्दी में जो हिंदी नाटकों का निर्माण शुरू हुआ, हिंदी नाटकों का सृजन शुरू हुआ, तो आप देखेंगे कि यहां पर प्रारंभिक अवस्था में तो प्राचीन भारतीय नाट्य शास्त्रियों और पाश्चात्य नाट्य शास्त्रियों दोनों का समन्वित रूप देखने को मिलता है। हिंदी के नाटकों में जो प्रारंभिक हिंदी के नाटकों की बात करें तो उनमें कितने तत्वों का होना आवश्यक है, अगर इस बात पर हम ध्यान दें, इस बात पर अगर हम ध्यान दें और इसका विश्लेषण करें तो हालांकि हम ये कह सकते हैं कि हिंदी नाटकों पर पाश्चात्य नाट्य शास्त्रियों का जो प्रभाव है वो पूरी तरह से हम देख सकते हैं, लेकिन प्रारंभिक अवस्था में नाट्य विधा की प्रारंभिक अवस्था में अगर हम जाएं तो हम ये पाएंगे कि जो प्राचीन भारतीय नाट्य शास्त्री थे और उन्होंने जो 3 तत्व है वो और पाश्चात्य नाट्य शास्त्रियों द्वारा बताए गए 6 तत्व, दोनों का समन्वय हिंदी के प्रारंभिक नाटकों में हम देख सकते हैं। हालांकि आगे चलकर हिंदी नाटक पर पाश्चात्य नाट्य शिल्प का पूरी तरह से प्रभाव पड़ गया और हिंदी नाट्य विधा पर हम ये कह सकते हैं कि पाश्चात्य नाट्य शिल्प का प्रभाव होने की वजह से आज भी इसमें 6 तत्व ही माने जाते हैं। इसके निर्माण में 6 तत्वों का होना आवश्यक माना जाता है। अब बात करते हैं कि नाटक का जो पहला तत्व है, अगर उस पर हम बात करें तो वह है वस्तु, कथा वस्तु अथवा कथानक। बात एक ही है, आप किसी भी तरह से कह सकते हैं, इसको कथानक नाम भी दे सकते हैं, इसको कथा वस्तु भी नाम दे सकते हैं, इसको वस्तु भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि किसी भी नाटक में एक कहानी होती है, एक वस्तु होती है और उसी के इर्द गिर्द नाटक का सृजन होता है। तो कथानक का होना आवश्यक है। यह नाटक का आधारभूत तत्व है, यह नाटक का आधारभूत तत्व है। कथा वस्तु या कथानक यानी कहानी के बिना नाटक की कल्पना ही नहीं की जा सकती, इसलिए यह नाटक का आधारभूत तत्व है। इसके माध्यम से कही गई बात को ही वस्तु कहते हैं, कथा वस्तु कहते हैं और कथानक कहते हैं। नाटक के माध्यम से कही गई बात को ही वस्तु कहेंगे, कथा वस्तु कहेंगे और या अथवा कथानक कहेंगे। यहां पर एक बात का ध्यान रखा जाता है कि नाटक में जो कथा वस्तु होती है उसमें शैथिल्य दोष नहीं होना चाहिए। नाटक की कथा वस्तु में, नाटक के कथानक में शैथिल्य दोष नहीं होना चाहिए। और हम आपको यह भी बताएं कि जो नाटक की जो कथा वस्तु है वो उपन्यास और प्रबंध काव्यों के आधार पर, उनको उपन्यास और प्रबंध काव्यों का आधार ग्रहण करके नाटक का सृजन होता है, लेकिन उसकी कथा वस्तु संक्षिप्त होती है। आधार तो कौन सा है? प्रबंध काव्य या उपन्यास जैसा, लेकिन उसकी जो कथा वस्तु है वो संक्षिप्त होती है, क्योंकि छात्रों नाटक में समय सीमा का भी ध्यान रखा जाता है। नाटक में समय सीमा का भी ध्यान रखा जाता है, इसलिए नाटक की कथा वस्तु उपन्यास की तरह इतनी विस्तृत नहीं हो सकती, प्रबंध काव्य की तरह इतनी विस्तृत नहीं हो सकती। हालांकि आधार उपन्यास और कथा उसका प्रबंध काव्य का लिया जाता है, लेकिन इसमें मूल कथा में मार्मिक स्थलों का ही चित्रण होता है। मूल कथा में
मार्मिक चित्रणों, मार्मिक उसका प्रसंगों का ही चित्रण होता है। शेष कथा को पात्रों के माध्यम से कहलवा दिया जाता है। शेष कथा को पात्रों के माध्यम से कहलवा दिया जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाट्य विधा को लेकर गहन चिंतन किया। नाटक विधा को लेकर के उन्होंने गहन चिंतन किया। यहां पर वो पाश्चात्य नाट्य विधा को लेकर के तो चले हैं, लेकिन उसका अंधानुकरण नहीं किया। इसी तरह से जो संस्कृत के जो आचार्य हैं, संस्कृत के जो आचार्यों ने जो नाटक के लिए आवश्यक तत्व या आवश्यक लक्षण बताए, उनका भी उन्होंने पूरी तरह से समर्थन नहीं किया है। जैसे मैं बताऊं आपको, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र नाटक में ये कहते हैं कि 10 अंकों से अधिक नहीं होने चाहिए। 10 अंकों से अधिक का नाटक नहीं होना चाहिए। नाटक के एक भाग का एक अंक होता है, और उसमें उस एक भाग में भी प्रयोजनीय वस्तु का ही चित्रण किया जाता है, घटना का ही चित्रण किया जाता है। बाकी जो गौण घटनाएं हैं उनको तो पात्रों के माध्यम से एक संकेत रूप में अभिव्यक्ति दे दी जाती है। तो यहां पर भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं कि एक नाटक में अधिक से अधिक 10 अंक होने चाहिए। संस्कृत के आचार्य कहते हैं कि एक नाटक 5 अंकों से कम का नहीं होना चाहिए। एक नाटक 5 अंकों से कम का नहीं होना चाहिए। लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके पक्ष में नहीं है। उनके अधिकतर नाटक 3 या 4 अंक के ही हैं। भारतेंदु के अधिकतर नाटक 3 या 4 अंक के ही हैं। इसलिए उन्होंने जो संस्कृत आचार्यों ने बताया कि कम से कम 5 अंकों का होना आवश्यक है, तो उन्होंने उस तथ्य को, उस शर्त को, उस लक्षण को नहीं माना। यहां मैं एक चीज और कहना चाहेंगे हम आपसे कि संस्कृत आचार्य ये कहते हैं कि नाटक का अंत दुखांत नहीं होना चाहिए। नाटक का अंत दुखांत नहीं होना चाहिए। लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र ये इस तथ्य को भी नहीं मान करके चले। उनके अधिकतर नाटकों का अंत दुखांत हुआ है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पाश्चात्य नाट्य शिल्प का या संस्कृत के आचार्य द्वारा बताए गए नाट्य लक्षणों का पूरी तरह समर्थन नहीं किया। वो नाटक विधा को ये कहते हैं कि नाटक में कम से कम 10 अंक हो। हर अंक में प्रयोजन होना चाहिए। हर अंक का प्रयोजन होना चाहिए। गौण प्रयोजन को वो, गौण तथ्यों को, गौण घटनाओं को पात्रों के माध्यम से संकेत रूप में कहलवाने के पक्ष में है। इस प्रकार नाटक में जो कथा वस्तु है, जो कथानक है, वो उसका महत्वपूर्ण तत्व है। कथानक या कथा वस्तु नाटक का महत्वपूर्ण तत्व है। इसके बाद जो दूसरा तत्व है वो है पात्र। वो है पात्र या नायक, जो भी आप कहना चाहिए। दूसरा जो नाटक का जो दूसरा तत्व है वो है पात्र अथवा नायक। छात्रों, हम नाटक का जो दूसरा तत्व है, पहला तत्व मैंने आपको बता दिया कि उसमें वस्तु, कथा वस्तु और कथानक का होना आवश्यक है, क्योंकि बिना कहानी के नाटक का सृजन नहीं किया जा सकता। उसमें कथा वस्तु होती है, कथानक होता है, कहानी होती है। तो ये उसका आधारभूत तत्व है नाटक। कथा वस्तु या कथानक नाटक का आधारभूत तत्व है। छात्रों, कल हम अगली कक्षा में बात करेंगे पात्र अथवा नायक। नाटक का जो दूसरा तत्व है पात्र अथवा नायक, उसके संदर्भ में
प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।